तो देखिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनके फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो उन सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास का पहले हम डेरिवेशन करेंगे, बाद में उनको न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप हेडिंग डालोगे डेरिवेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब बच्चों, आपको अगर कुछ याद हो तो जब मैंने आपको बेसिक मैथ्स बताया था, इंटीग्रेशन, तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ना बताया था कि कौन से स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ते हैं। तो आई होप आपको वो चीजें याद होंगी और उसी के थ्रू अब हम डेरिवेशंस स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है जिसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसको डिराइव करेंगे, वो है सेमी सर्कुलर रिंग, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ रिंग, है ना। तो सेमी सर्कुलर रिंग या फिर हाफ रिंग। तो इसका डेरिवेशन करेंगे, देखिए कैसे। सेमी सर्कुलर रिंग है तो ये इस तरीके से है बच्चों। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है, रेडियस r है, ये आपको दिया गया है। और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर भी है और इसकी रेडियस तो r है, ये आपको पता है ना। तो यहां से अगर मैं इसके सेंटर को ओरिजिन मान लूं भाई, और यहाँ पे दो एक्सिस ले लूं, एक एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस, है ना। तो हमें इसको ओरिजिन मानते हुए, सेंटर को ओरिजिन मानते हुए, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कि कहाँ पाया जाएगा, उसके लिए हमें डिराइव करना है। अब रिंग को तोड़ने का तरीका, अगर आपने बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन का याद है कुछ बच्चों, तो मैंने रिंग को तोड़ने का तरीका बताया था कि आपको थीटा पे जाके डी थीटा का एक क्या लेना चाहिए, एलिमेंट लेना चाहिए। क्योंकि ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में लगाना है सेंटर ऑफ मास, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको पता है। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट मासेस तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे छोटे से मासेस में तोड़ना पड़ेगा, डीएम 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 डीएम। और ऐसे पूरी रिंग पर आप देखो तो इन्फिनाइट डीएम्स हैं, और सब डीएम x1 प्लस डीएम x2 प्लस डीएम x3 प्लस डीएम x4 प्लस डीएम x5। इस तरीके से जब आप पूरा चलोगे तो आपको एक्सीएम मिलेगा, फिर डीएम y1 डीएम y2। लेकिन ऐसे तो इन्फिनाइट टर्म्स है, तो उनको जोड़ने का तरीका है इन्फिनाइट टर्म्स को इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स ने हमें टूल दिया हुआ। तो पहले तो आप एक एलिमेंट देखो कि कौन सा एलिमेंट चूज करोगे। अच्छा बच्चों, इसके लिए अगर आप देखें तो ये सेमी सर्कुलर जो रिंग है या हाफ रिंग है, इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अलोंग द लेंथ है, अलोंग द लेंथ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो लैम्डा। लैम्डा इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए लिख सकते हैं हम। तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है बच्चों, टोटल मास एम अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है, अगर ये पूरी रिंग होती तो लेंथ होता 2πr, लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्कल है या फिर हाफ रिंग है, इसलिए इसका आधा सरकमफ्रेंस लिया जाएगा πr। तो m अपॉन πr kg पर मीटर, दिस इज द लैम्डा फॉर दिस हाफ रिंग। चलो ये तो हमने एक चीज निकाल दी भाई। उसके बाद फिर हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा डीएम, और उस डीएम पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से थीटा, किसी एंगल थीटा पे जाकर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं रिंग पर। कितने एंगल में, डी थीटा एंगल में। तो डी थीटा एंगल में जो इसका आर्क लेंथ है बच्चों, वो कितना हो जाएगा, खुद सोचो। आर्क लेंथ होता है एंगल इंटू रेडियस, क्योंकि डी थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ इज एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल तो डी थीटा है और रेडियस जो है वो आर है, दिया हुआ है। तो इसकी जो छोटी सी लेंथ है डीएक्स, जिसमें ये छोटा सा मास है डीएम, उस छोटी सी लेंथ की वैल्यू है आर डी थीटा, है ना बच्चों। आर्क लेंथ जो है छोटा सा वो है dx इक्वल्स टू आर डी थीटा, है ना। आई होप आपको क्लियर है। और इसमें छोटा सा मास जो है वो डीएम है। तो डीएम को कैसे लिखा जा सकता है, अगर मुझे लैम्डा पता है तो याद करो बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि अगर लैम्डा हमें पता है तो छोटा सा डीएम लिखा जा सकता है लैम्डा डीएक्स। लेकिन यहाँ पे डीएक्स की क्या वैल्यू है, छोटी सी लेंथ आर डी थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू आर डी थीटा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू है m बाई पाई आर,
और ये है आर डी थीटा। तो मेरे ख्याल से आर और आर कट जाएगा, तो देखो डीएम की आपको छोटी सी वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू एम बाई पाई डी थीटा, एम बाई पाई डी थीटा। तो हमें छोटा सा मास डीएम मिल गया। अब इस छोटे से मास का डीएम का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों वो निकाले। तो देखो मैं नीचे बना रहा हूं फिर से, ये हमने वाई एक्सिस मान लिया, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया। इस एंगल पर, थीटा एंगल पर, ये रेडियस पर, आर दूरी पर ये छोटा सा मास डीएम है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप सोचो जो थीटा के साथ जुड़ा है ये वाली दूरी है आर कॉस थीटा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस थीटा। और ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको कोऑर्डिनेट्स। तो इस छोटे से डीएम मास का एक्स कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। अब देखो बच्चों यहां पर हम जो है यहां पर एक्स सीएम निकालें, इस पूरी रिंग का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का इरेगुलर शेप के लिए कि अगर एक्स सीएम निकालना है तो आपको करना पड़ेगा इक्वल्स टू इंटीग्रल डीएम इनटू एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम। इंटीग्रल डीएम मतलब टोटल मास। वैसे ही अगर आपको वाई सीएम निकालना है तो वाई सीएम के लिए इंटीग्रल डीएम इनटू वाई बाई इंटीग्रल डीएम, डीएम इज द टोटल मास। अब यहाँ पे आप पुट करो बच्चों वैल्यूज, तो एक्स सीएम आएगा इंटीग्रल डीएम, डीएम की वैल्यू देखो एम बाई पाई, तो एम बाई पाई जो है ये तो बाहर आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर कॉस थीटा, और एम बाई पाई में डीएम में डी थीटा बच गया था तो डी थीटा मैं लास्ट में लिख रहा हूं बच्चों। और ये है टोटल मास एम इंटीग्रल डीएम, तो टोटल मास एम कैंसिल। वैसे हम वाई सीएम के लिए यहाँ पे लिखें तो वाई सीएम के लिए भी आपका एम बाई पाई जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल वाई की वैल्यू जो है वो है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा लिख दें भाई, इंटू इसमें डी थीटा बचा था तो बाद में डी थीटा लिख देता हूँ, और इंटीग्रल एम डीएम एम के बराबर है, और एम जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो इसमें से आर भी बाहर आ जाएगा बच्चों, तो एक्स सी एम जो है वो कितना हो जाएगा आर बाई पाई, है ना, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां रखोगे बच्चों, पहला डीएम छोटा सा ये था, और ऐसे डीएम 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 बढ़ते बढ़ते हमें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जाना है। तो इस लाइन से हमने रेफरेंस लिया था एंगल थीटा, तो अगर इसी लाइन पे आ जाएंगे तो थीटा 0 है, और जब पीछे वाले डीएम पे चले जाएंगे तो इस लाइन से एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा पाई, यानी कि हमारी लिमिट लगेगी 0 से पाई। वैसे ही वाईसीएम में अगर हम देखें तो यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, तो ये आर बाई पाई तो बचा ही नीचे, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा है, और जो लिमिट है 0 से पाई आ जाएगा, है ना बच्चों। इसके बाद फिर अगर फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे cos थीटा डी थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, सभी को पता है साइन थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर बाई पाई इंटू साइन थीटा, और लिमिट लगा दो 0 से पाई। वैसे वाईसीएम लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा आर बाई पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से पाई, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो साइन पाई 0 होता है, माइनस साइन 0 वो भी 0 होता है, तो एक्सीएम तो 0 हो गया भाई, यानी इसके जो सेंटर ऑफ मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा भाई, सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो वाई सीएम जो है वो कितना हो जाएगा, कॉस पाई लिखोगे तो -1 माइनस माइनस +1, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 0 तो वो भी 1, तो 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2r बाई पाई, यानी हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो वाई एक्सिस में है, और वाई एक्सिस में कितने ऊपर है भाई, 2r बाई पाई ऊपर है, 2r बाई पाई, है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं कि इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास बेस से ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस में मतलब उस लाइन पे जो इसके परपेंडिकुलर बेस से पास हो रहा है, और ये कितनी दूरी पर है बच्चों, 2r बाई पाई, है ना। और आप ऐसे भी सोच सकते हो लॉजिकली कि एक्सीएम तो 0 होना ही था, क्योंकि बाई एक्सिस के इधर जितना मास है बाई एक्सिस के इधर भी उतना ही मास है, तो सेम मास है, तो इस इन सेम सिमेट्रिक है, इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है एक्स एक्सिस में वो तो बीचों बीच आना था वाई एक्सिस पे, तो वो लॉजिकली भी आप सोच सकते थे। तो आगे आने वाले सवालों में फिर मैं एक्सीएम को सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों, मतलब आगे जो डेरिवेशन करेंगे मैं एक्सीएम को उसको सॉल्व नहीं करूंगा, वहां पे हम लॉजिकली देख लेंगे कि अगर सिमेट्रिक है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस में आना है, तो एक्सीएम तो 0 ही आएगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, वाई वाला, तो हम केवल वाई के लिए सॉल्व करेंगे,
एक्ससीएम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर हमें लॉजिकली पता है कि वो जीरो होने वाला है ना। तो आगे चलकर मैंने इसमें प्रूफ करके आपको बता दिया है, लॉजिकली भी हमें समझ में आता है, प्रूफ करके ही मैंने बता दिया, देखो जीरो आ रहा है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में या डेरिवेशंस में मैं ऐसा प्रूफ एक्ससीएम के लिए नहीं करूंगा, हम केवल वाईसीएम निकाला करेंगे अगर हमें पता है कि सिमेट्रिक है और एक्ससीएम जो है वो जीरो होने वाला है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पूरा फंडा है, ये डेरिवेशन है, ये क्लियर होगा। तो याद रखेंगे हाफ रिंग के लिए बेस से कितने ऊपर सेंटर ऑफ मास होता है, तो 2r/पाई। तो देखिए बच्चों, जो सेकंड स्ट्रक्चर है जिसका डेरिवेशन हमें करना है वो है सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क या फिर इसी को हाफ डिस्क भी बोल सकते हो, हाफ डिस्क। तो डिस्क में जो है बच्चों, जो मास होता है वो पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये आपका इस तरीके से डिस्क है और डिस्क का ये सेंटर है। सेंटर को आपने क्या ले लिया है बच्चों, अगर ओरिजिन मान लो तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये पूरी इस तरीके से डिस्क है, और ये जो है इसके परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस ले लिया है ना। इसका मास जो है डिस्क का एम है, रेडियस जो है वो आर है, ये सब आपको दिया हुआ है। टोटल मास एम, रेडियस ऑफ हाफ डिस्क इज आर, और सेंटर को ओरिजिन मानते हुए आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना है डिस्क में क्या होगी। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, और इसका जो पूरा मास है वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको याद होगा कि सरफेस में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम सिग्मा निकालते थे, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अगर हम सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा होता है टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। अगर ये पूरा सर्कल होता तो सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये हाफ एरिया है, हाफ डिस्क है, तो इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना। तो हमें एरिया लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो 2m बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर में है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो हमने सिग्मा निकाल के रख लिया, जिसका उपयोग हमें करना पड़ेगा आगे चलकर। अब हमें यहाँ पे एलिमेंट मानना है। अब डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या है, तो अगर आपको याद हो बच्चों, डिस्क को तोड़ने का तरीका होता था आर पे जाके डी आर की रिंग मानना। याद करो, ऐसा हमने बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन में सीखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको डिस्क को तोड़ेंगे एलिमेंटल रिंग्स में। बहुत सारी रिंग्स है, देखो जीरो रेडियस से लेकर रिंग बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, और कैपिटल आर तक की रिंग बना दोगे तो ये सारी रिंग्स जब जुड़ेंगी तो ये पूरा कंप्लीट डिस्क बना लेगा। तो अभी हम किसी भी एलिमेंटल रिंग पे आ जाए तो हम किसी आर रेडियस पे आके, स्मॉल आर रेडियस पे आके एक रिंग मानेंगे जिसकी विड्थ मानी जाएगी डी आर, जिसकी विड्थ मानी जाएगी बच्चों डी आर है ना। तो आर रेडियस पर डी आर विड्थ की एक छोटी सी पतली सी रिंग मानेंगे जिसका एलिमेंटल मास जो है वो डीएम है। अब ये डीएम हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सोचो, ये जो रिंग है आर पे जाके डी आर वाली, इसको उठा के बाहर निकाल लो और इसको फैला दो। देखो, जब आप इसको उठा के बाहर निकालोगे और इसको ऐसे फैला दोगे तो इसकी जो लेंथ है वो इसका सरकमफ्रेंस होगा, आधा सरकमफ्रेंस, क्योंकि आधी रिंग है। तो पाई आर, पाई स्मॉल आर क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और इसकी जो विड्थ है बच्चों वो कितना होगा डी आर। अब जब इसको काट कर निकाल कर फैला दोगे तो ये शेडेड रीजन ही तो छोटा सा एरिया है इस एलिमेंटल रिंग का, डेट इज डीए। तो इस डीए की क्या वैल्यू होगी, अब तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पाई आर इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर। तो छोटा सा मास डीएम कैसा लिखा जाएगा, अगर मुझे सिग्मा पता है बच्चों, तो सिग्मा अगर मुझे पता चल गया है तो छोटा सा मास डीएम जो है वो लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग डीए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर, जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू पहले लिख लें अपन 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, फिर हम डीए लिखें तो ये है पाई आर डी आर। तो यहां से देखो पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2m आर डी आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो चलिए, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, छोटा सा एलिमेंटल रिंग का छोटा सा मास डीएम। अब ये जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है ये तो हम जानते हैं, एलिमेंटल रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं ना बच्चों। देखो, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं
इस छोटे से एलिमेंटल डीएम मास का, मतलब यहाँ पे आप डीएम प्लेस कर सकते हो और उसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंटल रिंग हमने ली है, इसका अभी हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डीएम को इसके सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होते थे, जो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होता था क्योंकि वाई एक्सिस में ही आता था सेंटर ऑफ मास, और वाई कोऑर्डिनेट होता था 2r बाई पाई, लेकिन r इस रिंग का रेडियस, तो स्मॉल r लेंगे, तो 2 स्मॉल r बाई पाई। अब आप खुद सोचो, इसमें जितनी भी रिंग्स होंगी ऐसे, वो सारी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब सारी रिंग्स का जो सेंटर ऑफ मास है वाई एक्सिस में ही आएगा। यानी अब फिर वाई एक्सिस में अगर सबको रिप्लेस करोगे तो ऐसे इन्फिनाइट रिंग्स हैं, तो इनका फिर सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास इस पूरी डिस्क का आएगा वो भी वाई एक्सिस में आएगा। और दूसरा लॉजिक आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है डिस्क, आधी डिस्क इधर और आधी डिस्क इधर। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्ससीएम जो है इस डिस्क के लिए वो कितना होगा, जीरो। तो वो आप जीरो कर सकते हो, है ना। तो एक्ससीएम निकालने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत है वाईसीएम, तो हम वाईसीएम निकालेंगे। तो देखिए वाईसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो छोटा सा डीएम एलिमेंट लिया है, इसका केवल वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि हमें वाईसीएम निकालना है, तो एक्ससीएम क्या आएगा, जीरो आएगा, तो उसको निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे हम वाईसीएम निकालेंगे केवल। और वाईसीएम क्या लिखा जा सकता है, एलिमेंटल मास डीएम और उसका वाई कोऑर्डिनेट, और इस एलिमेंटल रिंग का जो मास है वो हम उसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर सकते हैं। और y जो कोऑर्डिनेट है इसका वो कितना है, 2 स्मॉल r बाई पाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 2 स्मॉल r बाई पाई लिख सकते हैं। तो dm की वैल्यू कितनी है बच्चों, और इंटीग्रल dm दैट इज टोटल मास ऑफ द डिस्क, हाफ डिस्क। तो यहाँ पे dm की वैल्यू है 2m r dr अपॉन r स्क्वायर, है ना, ये तो हमने लिख ही लिया भाई। उसके बाद इनटू y, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है बच्चों, देखो 2r बाई पाई, तो ये 2r बाई पाई कर दिया। यहाँ पे ऊपर इंटीग्रेशन है, डिवाइड बाई नीचे इंटीग्रल dm, तो ये टोटल मास m हो जाएगा। तो टोटल मास m और m जो है वो कैंसल, तो यहाँ पे YCM लिखा जाएगा बच्चों कितना, 2 और बाहर आएगा और पाई बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों। नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद फिर यहाँ पे r इंटू आर, तो अंदर इंटीग्रेशन में बचेगा r स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो इस तरीके से बचेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और बढ़ते 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 पूरी डिस्क तब बनेगी जब फाइनल रिंग कैपिटल आर रेडियस की रहेगी। यानी रिंग की रेडियस जो है, इनफिनाइट रिंग की रेडियस जो है वो 0 से लेकर कैपिटल आर के बीच में बिछी हुई है। तो यहाँ पर आप 0 से कैपिटल आर तक का लिमिट लगा सकते हो। फिर अगर इसको लिमिट लगा दिया तो वाईसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर। और आर का जो आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आर क्यूब होगा, और लिमिट लगाने के बाद ये आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ से आर स्क्वायर और ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो YCM जो है वो कितना आ गया बच्चों, 4r बाई 3 पाई। यानी कि अगर मैं हाफ डिस्क लूं और उसके सेंटर से पॉइंट लूं, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है बच्चों, वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, देखो एक्सियम तो 0 है, वाई में ही आना है सेंटर ऑफ मास जो इस डिस्क का है। और ये ओरिजिन से सेंटर से कितने ऊपर रहेगा, देखो 4r बाई 3 पाई। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से 4r बाई 3 पाई ऊपर रहता है, बेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सेंटर से, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी, ये डेरिवेशन भी क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, थर्ड जो स्ट्रक्चर है जिसका हमें सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन करना है वो है हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर। अब हॉलो हेमिस्फीयर कैसे करेंगे, तो आपको पता है हॉलो हेमिस्फीयर कैसा दिखाई देगा। अगर हम इस तरीके से ले लें तो उसका सेंटर है बच्चों, मान लो इसका मास m है और रेडियस जो है वो कैपिटल R है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया,
इससे परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचेंगे बेस से तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया है ना। और बच्चों इसका रेडियस आर है, टोटल मास एम है, और ये ओरिजिन ले लिया है जो इसका सेंटर है। अब यहाँ से एक्सियम वाईसीएम निकालना है। तो आपको वैसे ही पता है एक्सियम जो है इसका वो तो 0 होने वाला है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो एक्सियम निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो वाईसीएम निकालना है। तो वाईसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से, है ना। अब वाईसीएम के लिए हमें एलिमेंटल वो लेना पड़ेगा, है ना। एलिमेंटल जो है जो एलिमेंटल यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा डीएम मास का, जिसके लिए हम फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उसका वाईसीएम मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे रिंग को तोड़ने, ये हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का जो तरीका है, हॉलो स्फीयर को तोड़ने का तरीका, अगर आप बेसिक मैथ्स में देखा होगा बच्चों, याद हो आपको, तो मैंने बताया था हॉलो स्फीयर को तोड़ने का तरीका है किसी भी एंगल थीटा पे जाके एक डी थीटा की रिंग लेना। किसी भी एंगल थीटा पे जाके एक डी थीटा की रिंग लेना। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ बच्चों, क्या बोलते हैं आपका सिग्मा, क्योंकि जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसमें सरफेस है, तो पूरा मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस के अलोंग है ना। तो हम यहाँ पे सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। तो सिग्मा क्या डिफाइन करेंगे, टोटल मास दैट इज एम अपॉन जो इसका एरिया है। तो पूरा अगर स्फीयर होता तो एरिया होता 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे उसका आधा एरिया होगा, सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, है ना। पूरा होता तो ये 4 पाई r स्क्वायर होता, क्योंकि आधी है इसलिए ये 2 पाई r स्क्वायर हुआ। ठीक बच्चों, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर एलिमेंट लेना है, तो कैसे एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे जाकर इस तरीके से रिंग लेना है, डी थीटा विड्थ की रिंग। देखो थीटा पे जाकर कितने एंगल की कितनी विड्थ की रिंग ली आपने, डी थीटा। अब आप ध्यान से देखो ये जो रिंग है बच्चों, ये हाफ रिंग नहीं है, ये पूरी रिंग है जिसका मास जो है वो डीएम है। देखो आप टॉप से देखोगे तो ये सामने वाली साइड की रिंग दिख रही है। ऐसे ही हेमिस्फीयर में पीछे भी रिंग है, थोड़ा इमेजिन करो आप। जब आप टॉप से देखोगे तो ये रिंग आपको ऐसे दिखाई देगी, टॉप से देखने पर ये टॉप से देखने पर ये रिंग है। अच्छा ये रेडियस आर है, तो इस रिंग का जो सेंटर है, मतलब रेडियस है, वो आर नहीं है बच्चों, आर तो हेमिस्फीयर का रेडियस है, इसका सेंटर तो यहाँ है। तो इसकी जो रेडियस है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली जो लेंथ है ये आर कॉस थीटा है, तो इसकी जो रेडियस है वो आर कॉस थीटा है। तो जब ऊपर से देखने पे आप रिंग देखोगे तो उस रिंग का जो रेडियस है वो आर कॉस थीटा होगा। और इसकी विड्थ कितनी होगी बच्चों, विड्थ जो डीएक्स है इसका, ये डी थीटा पे, मतलब थीटा पे जाके डी थीटा के एंगल पे लिया ना आपने, तो ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या लिखा जा सकता है, रेडियस इंटू डी थीटा एंगल। तो इसकी जो विड्थ है वो आर डी थीटा है, विड्थ जो है बच्चों वो आर डी थीटा है। देखो ध्यान से, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब इसका जो ये शेडेड रीजन है बच्चों, ये इसका छोटा सा एरिया है, एलिमेंटल एरिया, दैट इज डीए। तो ये कैसे निकालेंगे, अगर इस रिंग को मैं ऐसे काट दूं और इसको ऐसे फैला दूं, तो देखो काट के फैलाने पर ऐसी दिखाई देगी रिंग, रेक्टेंगल। तो फिर इसका एरिया लिख सकते हो। अब इसका पूरी जो लेंथ है वो 2 पाई r, और इसकी रेडियस है r cos थीटा, तो ये 2 पाई r cos थीटा हो गया। और ये जो है आर डी थीटा, तो इसकी विड्थ जो है वो आर डी थीटा होगी। तो इसका जो छोटा सा एरिया डीए है, जो ये कंप्लीट रिंग बन रही है थीटा पे जाके डी थीटा पर, वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 2 पाई r cos थीटा इंटू विड्थ है आर डी थीटा, तो ये आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, है ना बच्चों। तो देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको डीए मिल गया है तो आप इस रिंग का छोटा सा मास डीएम निकाल सकते हो, सिग्मा इंटू डीए से। तो हम यहाँ पे छोटा सा मास, इस एलिमेंटल रिंग जो हमने मानी है हॉलो हेमिस्फीयर पे, उसका हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डीएम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा की वैल्यू है एम अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू डीए जो है बच्चों वो कितना है, 2 पाई r स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, तो डीएम की वैल्यू आ गई भाई आसानी से। डीएम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, टोटल मास एम इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास डीएम आ गया बड़ी आसानी से। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर इसका इस छोटे से डीएम का सेंटर ऑफ मास, इस पूरे डीएम को इसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो पूरी रिंग है ना, पूरी रिंग का तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो उसके सेंटर पे होता है, वहां पे डीएम है, तो इसके सेंटर पे आप रख दोगे। यानी कि ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर है,
इस तरीके से। तो जो ये आपने एलिमेंटल रिंग मानी है बच्चों, ये वाली, तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप डीएम अप्लाई कर दो। तो क्योंकि ये थीटा पे जाकर ये रेडियस आर है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई इसकी, वाई एक्सिस, सेंटर से वाई एक्सिस में दूरी, डीएम को कहाँ रिप्लेस किया आपने, इसके सेंटर पे, तो ये दूरी कितनी हो गई, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा होता है, तो थीटा के साथ जिसके साथ थीटा नहीं है वो कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आर साइन थीटा। देखो बच्चों, ये सब आपको पता है ना, मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आर का ये वाला कंपोनेंट जो होगा, जो वाई एक्सिस है, जो वाई कोऑर्डिनेट है डीएम मास का, ये है आर साइन थीटा। अब आप लगाओ वाई सी एम निकालना, एक्स सी एम तो जीरो होगा लॉजिकली हमें पता है, तो वाई सी एम अगर हमें निकालना है तो वाई सी एम निकालेंगे इंटीग्रल डीएम इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रल डीएम, मतलब टोटल मास। तो डीएम की वैल्यू कितनी है भाई, एम कॉस थीटा डी थीटा इंटू वाई कितना है बच्चों, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या है इंटीग्रल डीएम, तो ये मास हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ से देखो क्या क्या बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बाहर आ गया भाई देखो एम, और ये आर बाहर आ गया, डिवाइड बाई एम भी बाहर है ना, और इंटीग्रेशन में क्या बचा है, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको आपको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। अगर मैं सोचो यहाँ पे 2 cos थीटा sin थीटा होता, तो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 का डिवाइड कर दो, m और m जो है वो तो क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट। तो 2 cos थीटा sin थीटा कितना हो जाता है, 2 cos थीटा sin थीटा हो जाएगा जो है आपका sin 2 थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा होता है, तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्लेस हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज r बाई 2 इंटीग्रेशन sin 2 थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, तो देखो ये जो रिंग है ये बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगी और ऐसे जाते 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 टॉप पे जाएगी। यानी जब ये रिंग बेस पे थी तो एंगल जो था बेस के रेफरेंस में था तो जीरो था, और सबसे टॉप पे रिंग है तो बेस से ये कितने एंगल पे हो जाएगा, पाई बाई 2। तो इसका जो लिमिट है वो जीरो से लेकर पाई बाई 2 पे रखना पड़ेगा। अब साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बताओ भाई, तो ये लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी टाइप, तो बी तो जीरो है बच्चों, तो जो थीटा का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है, याद करो आपको बताया गया था। तो साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा तो होगा, लेकिन 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये आर बाई 2 तो था ही, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 और हो जाएगा जो थीटा का कोफिशिएंट है, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगा जीरो से पाई बाई 2। देखो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब cos 2 थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 डालो तो ये cos पाई हो जाएगा, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, और फिर माइनस माइनस प्लस cos 0 तो 1, तो 1 प्लस 1 2 आएगा, है ना बच्चों। तो ये आएगा r बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2, जब लिमिट सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, सॉल्व करना आप जानते हो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो वाई सी एम कितना आया बच्चों, r बाई 2, r बाई 2। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपका हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, तो उसके सेंटर से बेस से जो आपका बच्चों सेंटर ऑफ मास होता है वो कितने ऊपर होता है, सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है, और कितने ऊपर होगा, ये वाई सी एम हम निकाल चुके हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, और ये दूरी कितनी है बच्चों, आर बाई 2, तो आर बाई 2 ऊपर आपको क्या मिलेगा, वाई सी एम मिलेगा। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन भी हॉलो हेमिस्फीयर का क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है फोर्थ, वो हम करेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर का, सॉलिड हेमिस्फीयर। देखो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा, ध्यान से देखें, मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, यहां पर सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो अब भाई आपका सिग्मा डिफाइन नहीं होगा, अब आपका पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज रो डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर ले लेते हैं पहले तो ये आपका ऐसे हेमिस्फीयर, और अब जो मास है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, है ना बच्चों। और ये है इसका रेडियस, तो इसका मास जो है वो m है, रेडियस जो है वो r है। ये आपका y एक्सिस है, फिर से y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका एक्सियम होना नहीं है,
ये तो तय है, तो हम केवल कौन सा निकालेंगे बच्चों, YCM। तो चलिए कैसे निकालना है वो हम यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसके लिए रो डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम रो डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों। तो रो क्या डिफाइन करेंगे, देखिए रो इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा भाई, ध्यान से अगर आप देखो तो अगर ये पूरा स्फीयर होता तो इसका वॉल्यूम कितना होना था, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन क्योंकि ये आधा ही स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे आधा जो वॉल्यूम है इसका, आधे हेमिस्फीयर का, वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अगर पूरा होता तो 4 पाई आर क्यूब था, उसका आधा जो है वो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m/2 पाई आर क्यूब, है ना बच्चों। मेरे ख्याल से रो की वैल्यू जो है निकाली हमने, वो तो आपको क्लियर है कैसे किया हुआ है। तो दिस इज kg/m³। अब हमें एलिमेंट मानना है। अब हमें एलिमेंट ऐसा मानना है ना जिसका वॉल्यूम हो। तो यहाँ पे एलिमेंट रिंग नहीं मानोगे अब आप। अगर आपको स्फीयर याद है बच्चों, जब मैंने बेसिक इंटीग्रेशन कराया था तो मैंने बताया था जब वहां पे वॉल्यूम के लिए आप तोड़ते हो स्फीयर को, तो आप फिर आर पे जाके dr विड्थ का, किसी भी एक्स पे जाके dx विड्थ का, या आर पे जाके dr विड्थ का आप क्या ले लेते हो बच्चों, डिस्क लेते हैं, डिस्क। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, वैसे ही तोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से बेसिक मैथ्स आपको अगर याद है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सेंटर से, ओरिजिन से, कि यहां से एक्स पे जाकर आप एक डिस्क ले लो बच्चों, डिस्क जो कि dx विड्थ की होगी। एक्स पे जाके dx विड्थ की एक डिस्क ले ले। तो बच्चों ये सॉलिड हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका है, एक्स पे जाके मैंने dx विड्थ की एक डिस्क मान ली, डिस्क। समझे इस बात को, डिस्क यानी ये पूरी डिस्क है बच्चों, क्योंकि जब आप इसको काटोगे तो ये कंप्लीट डिस्क दिखाई देगी। अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये डिस्क कैसे दिखाई देगी आपको, ये पूरी। और इस डिस्क का रेडियस जो है बच्चों वो मान लो कि स्मॉल आर है, और ये जो है ये स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, और ये दूरी एक्स है ना। तो ये डिस्क है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। और अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये डिस्क ऐसे कंप्लीट है जो स्फीयर में कटी हुई है ऐसे, जिसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, और इसकी जो विड्थ है बच्चों वो छोटी सी विड्थ dx है ना, विड्थ dx है। तो हमने ये डिस्क काटा, तो इस एलिमेंटल डिस्क का एलिमेंटल वॉल्यूम है dv, और इस एलिमेंटल डिस्क का एलिमेंटल मास है dm, जो कि हमें dm मास चाहिए लगाने के लिए। तो यहाँ पे छोटा सा मास dm हम लिख सकते हैं रो इंटू dv। अच्छा, ये छोटा सा वॉल्यूम dv क्या लिखा जाएगा, dv लिखा जाएगा इसका एरिया इंटू विड्थ। तो एरिया हो जाएगा πr² इंटू विड्थ हो जाएगा dx, है ना बच्चों, πr² इंटू dx। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं रो dv, रो की वैल्यू है 3m/2 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई dv, dv की वैल्यू है πr² इंटू dx। तो पाई और ये पाई जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो dm की वैल्यू कितनी आई, 3 टोटल मास ऑफ द डिस्क अपॉन 2r³ इंटू स्मॉल r² इंटू dx। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है बच्चों कि स्मॉल r² जो है ये भी आपका वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो दो अलग अलग वेरिएबल का कैसे करोगे, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप r को पूरा x पे ले आओ, या x को आप किस में ले आओ बच्चों, r में ले आओ, तो ही आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों ये जो आपने लिया, मतलब r और x और ये कैपिटल R, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये। तो इसमें रिलेशन आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्मॉल r की वैल्यू होगी हाइपोटेनिस माइनस x²। स्मॉल r² जो होगा वो हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस x² होगा। अगर इस ट्राइंगल से देखें तो रिलेशन है, स्मॉल r² की वैल्यू जो है वो कैपिटल R² माइनस x², यानी कैपिटल स्मॉल r² जो है वो x² के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, तो छोटा सा dm लिखेंगे वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके, तो ये हो जाएगा 3m/2
टू कैपिटल आर क्यूब इंटू, इसको लिखा जा सकता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्व तो हमें हम आ जाएगा। खैर, हमें तो वाईसीएम निकालना है। वाईसीएम का फॉर्मेट आप जानते हो, इंटीग्रल डीएम इंटू वाई करना पड़ेगा अपॉन इंटीग्रल डीएम, मतलब टोटल मास। अच्छा, यहाँ पे वाई जो है, वाई कोऑर्डिनेट जो डीएम का है इस सॉलिड स्फीयर में, वो तो यहाँ कंसंट्रेट करोगे डीएम को, और वाई जो एक्सिस है वो उसको एक्स ले लिया अपन ने, एक्स मतलब दूसरा वेरिएबल लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी समझ लो आप कि एक्स पे जाके डीएक्स जो लिया है, तो ये एक्स जो लिया है ये एक्चुअली वाई एक्सिस पे लिया आपने। तो वाई की जो वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट जो है इस छोटे से डीएम मास का, वो एक्स है। तो वाई को रिप्लेस कर देंगे एस से, एक्स से। तो डीएम जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2m/2r³। और इंटीग्रल डीएम की वैल्यू नीचे कैपिटल एम लिख देंगे हम। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, डीएम में ये वैल्यू लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू जो है वो एक्स है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा इंटू डीएक्स तो है ही, तो डीएक्स हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये डिस्क कहां से चालू होगी, ये बेस से डिस्क चालू हो रही है, छोटी 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 डिस्क के सेंटर ऑफ मास ऐड होते जा रहे हैं, और टॉप पे तो जीरो, मतलब जीरो से लेकर आर रेडियस तक की डिस्क, मतलब आर रेडियस तक डिस्क चाहिए हमें, आर रेडियस तक पूरे कंप्लीट इसको हेमिस्फीयर को कवर करने के लिए। तो इस एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक चाहिए, है ना। तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक ये आपका इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा। अब आप सॉल्व करो फर्दर, तो वाई सी एम जो है वो आ गया आपका। यहाँ पे एम और एम जो है वो कैंसल, टू और टू जो है वो कैंसल, नहीं सॉरी ये 3m था, ये कैंसल नहीं होगा भाई, है ना, देखना कहीं गड़बड़ ना हो। ये 3/2 था ना, 3/2 है बच्चों, तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन देखो ये अलग अलग कर लेते हैं, माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3/2r³, ये हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स डी एक्स बचेगा, तो एक्स डी एक्स जीरो से आर, और माइनस लगेगा बीच में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जो है वो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जीरो से आर, और ये ऐसे। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो 3/2r³, ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर आर की पावर 4/2, है ना बच्चों, माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4/4, है ना, लिमिट लगाकर। तो यहां से देखो तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा इसका 4, तो 2 माइनस जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1, तो ये आएगा r²/4, है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3/2r³, और इसको सॉल्व करोगे तो ये r की पावर 4/4 बचेगा, है ना, सॉल्व करने पर। तो यहाँ से r³ और r की पावर 4 ये कैंसल, तो एक r ऊपर बचेगा, तो ये आएगा 3r/8। तो YCM आ गया बच्चों 3r/8। यानी कि देखो यहाँ पे आप बना भी सकते हो कि ये अगर हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है इस तरीके से, तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन से, ये इस तरीके से, और इसका अगर हम देखें तो सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितने ऊपर होगा भाई, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर से, तो ये होगा 3r/8। तो आई होप आपको सॉलिड हेमिस्फीयर का डेरिवेशन भी क्लियर होगा। देखिए बच्चों, ये जो आपने डेरिवेशन किया सॉलिड हेमिस्फीयर का, ये आपको बुक्स में मिलता है ऐसे, है ना, तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये जो डेरिवेशन की अप्रोच है इसको फॉलो नहीं करता हूँ। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है इसी डेरिवेशन को करने का, और वो काफी आसान है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि मैं उस अप्रोच को क्यों ज्यादा प्रेफर करता हूँ इसके मुकाबले, है ना। ये तो आपको बुक्स में देता है, आप ऐसे डेरिवेशन कर भी लोगे, लेकिन अभी तो कांस्टेंट यहाँ पे डेंसिटी थी, लेकिन इस पे सवाल आ जाते हैं वेरिएबल डेंसिटी पर। अगर वेरिएबल डेंसिटी हो जाएगी, मास अलग अलग हो जाएगा, तो उस समय पर ये अप्रोच आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। जो मैं इसका अल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूं वो ज्यादा काम की होगी, है ना। तो चलिए एक बार जल्दी से अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं इसी को ड्राइव करने का, फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, देखिए।
तो यहां पे हम लिखेंगे अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड है ना। तो सॉलिड स्फीयर के ही सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है। क्या है वो अल्टरनेटिव मेथड, वो देखते हैं। तो ये हमारा भाई कौन सा स्फीयर है बच्चों, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो इसका एक वाई एक्सिस है, इसका ये एक्स एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, ये हमें पता है, ये वाई एक्सिस है। तो हमने क्या है कि सेंटर ऑफ मास हमें हॉलो हेमिस्फीयर का पता है, तो क्यों ना हॉलो हेमिस्फीयर के थ्रू हम इसका सेंटर ऑफ मास डिराइव करें। तो आप ऐसा सोचो कि मैं ओरिजिन से, सेंटर से किसी भी आर दूरी पे जाकर क्यों ना ऐसा करूं कि एक हॉलो हेमिस्फीयर ही मान लेता हूं ना भाई, एक हॉलो हेमिस्फीयर ही मान लेता हूं। देखो इस तरीके से आर रेडियस पे जाकर मैंने एक बच्चों इस तरीके से हॉलो हेमिस्फीयर ले लिया, डीआर विड्थ का हॉलो हेमिस्फीयर ले लिया, छोटी सी विड्थ डीआर का, ये डीआर विड्थ का हॉलो हेमिस्फीयर लिया। अब सोचो ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है ये 0 रेडियस से लेकर आर रेडियस तक के हेमिस्फीयर से मिलकर ही तो बना है भाई। ऐसे अगर हॉलो हेमिस्फीयर जोड़ते जाओ 0 रेडियस से लेकर 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनाइट इन्फिनाइट और कैपिटल आर रेडियस तक का हॉलो हेमिस्फीयर जोड़ते जाओ तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है सोचने का इसी को, लेकिन ये ज्यादा फायदेमंद होगा जब न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बेस्ड, है ना। कैसे मैं आपको अभी न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन अभी अप्रोच समझे। तो इसका टोटल मास तो बच्चों में पता है कि एम है, और इसका जो टोटल रेडियस है वो क्या है, आर है। और कुछ चीजें मैं पहले निकाल चुका हूं तो यहाँ पे मैं निकाल के नहीं बता रहा हूं, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे हमने इसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी निकाल के रखी थी, तो वो फॉर्मूला था बच्चों, अभी आपने लिखा होगा, देखिए 3m/2 पाई आर क्यूब, है ना, ये अभी हमने निकाल के रखा था। अब हमें यहाँ पे इस जो हॉलो हेमिस्फीयर है इसका छोटा सा मास अगर डीएम है तो ये डीएम निकालना है बच्चों। इसके लिए पहले डीवी बताना पड़ेगा। तो अगर आप डीवी देखें इस छोटे से एलिमेंटल हॉलो हेमिस्फीयर का डीवी, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, सरफेस एरिया है इसका, अगर ये पूरा हेमिस्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर स्क्वायर, और इनटू इसकी विड्थ, तो डेट इज डी आर। तो ये छोटा सा वॉल्यूम है डीवी इस हेमिस्फीयर का, और ये जो डीवी है इससे आप डीएम निकाल सकते हो, डीएम हो जाता है रो इंटू डीवी। तो रो की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3m/2 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डीवी, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ से पाई टू ये कैंसिल हो गया। तो छोटा सा डीएम जो है हॉलो हेमिस्फीयर जो हमने माना है स्मॉल आर रेडियस का, वो आ जाएगा 3m/r³ इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, तो ये हमारे पास बन गया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचो कि इस छोटे से डीएम को कहां कंसंट्रेट कर सकते हो, इस हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, ये तो होता है r/2, मतलब जो हॉलो हेमिस्फीयर का रेडियस है उसका डिवाइड बाई 2, तो स्मॉल r/2। याद करो याद करो, ऐसे ही तो होता है ये, यहाँ पे आप डीएम कंसंट्रेट कर सकते हो ना, जिसकी वाई एक्सिस जो है वो स्मॉल r/2 है। तो अब आप इसको प्रूफ करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, वाईसीएम ही आना है, वाईसीएम लिखेंगे तो वाईसीएम लिखते हैं इंटीग्रल डीएम इंटू वाई बाई इंटीग्रल डीएम, डीएम इज द टोटल मास। तो इंटीग्रल डीएम करेंगे तो डीएम की वैल्यू है 3m/r³, और ये इंटीग्रल डीएम टोटल मास मिलेगा m, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी क्या बचा बच्चों, डीएम में आर स्क्वायर डी आर, और वाई की वैल्यू कितनी है r/2, तो बाई 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और r इंटू आर स्क्वायर, तो ये r³ हो जाएगा इंटू डी आर हो जाएगा। देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया वैल्यूज रख के। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, और इसकी रेडियस कहां से, ये हेमिस्फीयर जीरो से, हॉलो हेमिस्फीयर जीरो से चालू होके कैपिटल आर रेडियस का हॉलो हेमिस्फीयर बनेगा, तब जाके ये सॉलिड हेमिस्फीयर बना पाएगा। तो जीरो से कैपिटल आर, लिमिट पुट कर दो, देखो वाईसीएम आ जाएगा आपका। वाईसीएम कितना आ गया, ये आ गया 3/2 r³, और अगर इसको करोगे तो r की पावर 4/4, और लिमिट रखोगे तो कैपिटल R की पावर 4/4, ये आ जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। देखो डायरेक्ट आंसर 3r/8, कोई आपको सोचना नहीं पड़ा, कोई डिस्क मानने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एलिमेंटल वॉल्यूम मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी अप्रोच है, बट बुक्स में आपको ये नहीं मिलती है। अच्छी किताबें जब आप उठाओगे बहुत तब आपको मिलेगा, नहीं तो आप नॉर्मल बुक्स में ऐसा ये मेथड नहीं मिलता। जो मैंने इससे पहले वाला बताया वो मिलता है, वो इसलिए मैंने बता दिया कि कई बार बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर आपने ये बताया, ये तो हमें मिला ही नहीं कहीं, इसलिए मैंने वो बता दिया। लेकिन ये ज्यादा
अच्छा तरीका है इसको सोचने का और सेंटर ऑफ मास निकालने का। अब ये तरीका जो है, अगर सवाल आते हैं इस पे वेरिएबल डेंसिटी पे, मान लो इसकी जो डेंसिटी है यहाँ पे तो कांस्टेंट थी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, लेकिन अगर ये वेरी कर दें, आर के हिसाब से चेंज करा दें, तो फिर सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, तो उसमें डिस्क लेकर सॉल्व करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पुरानी मेथड से आपका सॉल्वेबल नहीं होगा वो क्वेश्चन। लेकिन अगर आप यहाँ पे हेमिस्फीयर मान के सॉल्व करोगे, ये अप्रोच लगाओगे, तो वो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो मैं उसका एक एग्जांपल भी लेके आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट करें। तो देखिए बच्चों, ये जो अप्रोच मैंने आपको बताया, ये केवल इस डेरिवेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये इस तरीके के स्फेयर, सॉलिड स्फेयर में आने वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं वहां पे भी ये काम होता करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर। अब इसमें बोला कि इसका सेंटर है ये वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ऐसा उसने बोला। और इसमें अगर आप सेंटर से किसी भी आर दूरी पे जा रहे हैं, स्मॉल आर दूरी पे, इसकी टोटल रेडियस तो कैपिटल आर है, लेकिन किसी भी स्मॉल आर दूरी पे जब जा रहे हो आप, तो इसकी मास डेंसिटी चेंज हो रही है। मतलब इसकी जो डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी, वो आपको बोला गया है कि रो नॉट इंटू आर, केजी पर मीटर क्यूब। अब आप ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट मास डेंसिटी नहीं है, वेरिएबल मास डेंसिटी है बच्चों, ये वेरी कर रही है, वेरिएबल मास डेंसिटी है, रो नॉट इंटू आर क्यूब आर। तो जैसे जैसे ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मास डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, मास भी इसका बढ़ता जा रहा है। और केवल आर में यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, वो पूरे 3D में बढ़ रहा है, पूरे स्फेरिकल सरफेस में बढ़ रहा है इस तरीके से। क्योंकि रो नॉट आर तो सेंटर से नापा गया, और आर सेंटर से कहीं पे भी लिया जा सकता है। तो 3 डायमेंशनली मास जो है डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, पूरे स्फीयर में इंक्रीज कर रही है, रो नॉट इंटू आर, ऐसा है। तो ये कांस्टेंट डेंसिटी वाला सवाल नहीं है। अब इसके लिए आपसे पूछा गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ YCM ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आर जो है वो सिमेट्रिकली वेरी कर रहा है, इसलिए XCM तो जीरो ही होगा। तो उसने केवल आपसे पूछा है कि YCM क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस स्ट्रक्चर के लिए, जिसकी डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है। अब अगर बच्चों आपने डिस्क माना ना, अगर आप यहाँ पे x पे जाके dx की डिस्क मान लो ऐसे, तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने डिस्क मान दिया गलती से, x पे जाकर dx की डिस्क मान ली, तो उसकी डिस्टेंस हर पॉइंट पर ये r दूरी तो चेंज हो रही है ना, ये r दूरी तो हर पॉइंट की चेंज हो रही है। अगर ये चेंज हो रही होगी तो इसी डिस्क में आप dm नहीं लिख पाओगे, क्योंकि रो जो है इस पूरी डिस्क में जो है कांस्टेंट है ही नहीं। तो फिर कैसे लिख पाओगे? आपको किसी एक आर पे जाकर कांस्टेंट एक सरफेस चाहिए ना, जहां पे आप उसको कांस्टेंट मान सको छोटे से एलिमेंट के लिए। तो यहां पे आपको कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो आपके काम का होगा? आप जानते हो सिमेट्रिक जो है, आर दूरी पे जो सिमेट्रिक सरफेस एलिमेंट है वो हॉलो हेमिस्फीयर है। तो आर पे जाके आपको यहाँ पे क्या लेना चाहिए? एक हॉलो हेमिस्फीयर का सरफेस लेना चाहिए इस तरीके से, जिसकी विड्थ जो है वो डी आर इतना छोटा है कि आप आर को लगभग कांस्टेंट मान सकते हो। और ये जो हेमिस्फीयर ये सेंटर से बराबर आर दूरी पर है, तो यहाँ पे आप डेंसिटी रो नॉट इंटू आर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। तो डिस्क मान के ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, उसमें भी रो वेरी कर जाएगा। जबकि आप हेमिस्फीयर मान रहे हो तो उसमें रो जो है वो वेरी नहीं करेगा। तो हेमिस्फीयर मानकर फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे भाई? छोटा सा स्मॉल अमाउंट का मास डीएम, अभी मैंने डीवी लिखना बताया इसका, कि डीवी जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर होगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो ये हो जाएगा रो इंटू डी। रो की वैल्यू क्या है? रो नॉट इंटू आर, आर के साथ डीवी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर। देखो ये डीएम आ गया। अब आपको डीएम मिल गया तो वाईसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वाईसीएम निकाल लो इसका, क्योंकि हेमिस्फीयर का तो आपको सेंटर ऑफ मास पता है ना कि उसका वाई एक्सिस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? स्मॉल आर बाई 2। तो यहाँ पे पुट कर दो आप, तो वाईसीएम जो है आप लिख सकते हो इंटीग्रल 2 पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब डीएम इंटू वाई की वैल्यू है आर बाई 2 इंटू डी आर अपॉन इंटीग्रल डीएम। अच्छा, इंटीग्रल डीएम की वैल्यू फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल मास नहीं पता ना, उसके लिए भी इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रल डीएम, डीएम की क्या वैल्यू है बच्चों, 2 पाई ρ0 इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। देखो ऐसे सॉल्व होगा ये, और लिमिट लगेगा जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। यहां से क्या बाहर आ जाएगा, 2 पाई ρ0 बाई, अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा पाई ρ0 इंटू आर इंटू क्यूब इंटू आर, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 इंटू डी आर, जीरो से आर, डिवाइड बाई, यहां से बच्चों क्या क्या बाहर आएगा, 2 पाई ρ0 जीरो से आर इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। देखो इस तरीके से, और यहां से देखो ρ0 कैंसिल, पाई और पाई जो है वो भी कैंसिल, तो ये सब कैंसिल हो गए बच्चों। तो फिर इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती की, ये डीवी में 2 पाई r² था, यहाँ पे क्यूब लिख दिया है ना बच्चों, नहीं अच्छा ये r पहले से था, क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, एक r ρ0 r से आया ना, तो क्यूब आएगा, सही कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2 बचा, तो YCM में ये 1/2 बचेगा, और यहाँ पे r की पावर 4 dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, r की पावर 5/5, तो ऊपर आ जाएगा आपका r की पावर 5/5, और नीचे आ जाएगा r की पावर 4/4, तो r की पावर 4/4, तो देखो ये 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये r पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तो ये बच्चों आपका 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये 2r/5, तो ये आपका जो है 2r/5 इज द YCM। तो इसका आंसर जो है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो है 2r/5। तो इन सवालों में ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि इस सवाल में आप डिस्क लेके सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिस्क को एलिमेंट मान दिया तो उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, वो हर पॉइंट पे डिस्क में ही डेंसिटी बदल जाएगी, तो ये तो लिख ही नहीं पाओगे आप। इसलिए हमें किसको लेना पड़ेगा, हेमिस्फीयर को। इसलिए ये वाली अप्रोच मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ये अप्रोच बड़ी काम आ जाती है ना, इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है बच्चों क्लियर होगा।